नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि सीएए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से भ्रम को दूर किया है और सारे सवालों के जवाब दिए हैं। साफ तौर पर दो टूक बात की है, तो आज सबसे पहले उसी पर बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा कि क्या कांग्रेस पार्टी, जो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, दशकों तक सत्ता में रही है, वो चुनाव लड़ने की तैयारी करने के बजाय क्या बहाने बनाने की ही सिर्फ तैयारी कर रही है क्या? इसी पर करेंगे आज की खास चर्चा, क्योंकि एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है हमारे पास पैसा है ही नहीं। तो इस पर करेंगे खास चर्चा। और इसके बाद बात करेंगे कि क्या इन सब के बीच जो इंडी गठबंधन, विपक्षी गठबंधन है, उनके बीच सीट शेयरिंग का पेंच फंस गया है। क्योंकि एक तरफ एनडीए अपना सारा फॉर्मूला लेकर आ चुका है लगभग, लेकिन बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इंडी गठबंधन जो है उसका पेंच फंसा हुआ मालूम पड़ रहा है। इस पर करेंगे बात। और फिर यह भी बात करेंगे कि एक देश एक चुनाव को लेकर के जो रिपोर्ट है वो पेश हो चुकी है, और कहा गया है रिपोर्ट में कि ये तो 2029 से ही संभव है कि एक देश एक चुनाव हो जाए। तो इस पर भी करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में दिए गए अहम सुझाव, संविधान में उपयुक्त संशोधन की भी सिफारिश। सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देशवासियों को आश्वासन। कहा नागरिकता देने का है यह कानून, छीनने का नहीं। सीएए पर विपक्ष के रवैये पर गृह मंत्री की दो टूक। कानून से किसी भी कीमत पर समझौता संभव नहीं और नहीं लिया जाएगा सीएए को वापस। सीएए पर विवादित बयान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चौतरफा आलोचना। बयान को लेकर भड़के हिंदू शरणार्थी, सीएम आवास को घेर कर किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को करने वाले हैं संबोधित। 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को देने वाले हैं ऋण। अब तक 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडरों को दी जा चुकी है 10,978 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि। पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की रखने वाले हैं आधारशिला। लाजपत नगर से साकेत के जी ब्लॉक तक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 20 किलोमीटर से भी अधिक के हैं ये कॉरिडोर। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पैसे की कमी का फिर से रोना रोया। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस गई थी दिल्ली हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को लगाई थी फटकार और कहा था कि 3 साल से क्या सो रहे थे। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करते हैं कि सीएए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से भ्रम को दूर किया है और किस तरह से दो टूक बातें कही हैं। तो सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया देशवासियों को आश्वासन, और क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है ये हम आपको बताते हैं। मुख्य बातें क्या रही? अमित शाह ने कहा कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, किसी भी तरह से छीनने का नहीं है। इस देश के अल्पसंख्यकों को या फिर किसी भी और व्यक्ति को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा। और विपक्ष के रवैये पर भी गृह मंत्री ने दो टूक बात की। कहा कानून से किसी भी कीमत पर समझौता संभव नहीं है, यानी कि कानून लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि इस कानून सीएए को नहीं लिया जाएगा वापस। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना यह भारत का विषय है, किसी और का नहीं, किसी दूसरे देश का नहीं। इसमें किसी दूसरे की कोई भूमिका नहीं। यह भारत की संप्रभुता का निर्णय है
हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे, साफ तौर पर अमित शाह ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सारे विपक्षी दल झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन टाइमिंग का कोई महत्व है नहीं। साथ ही कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए भ्रम फैला रहा है सीएए पर। ममता बनर्जी बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदू का हित ना करें, वो इसे लेकर खौफ पैदा कर रही हैं। अमित शाह ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर। साथ ही उन्होंने आगे स्पष्टीकरण दिया कि संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को दिया है। यह अधिकार राज्यों को नहीं है, सिर्फ भारत की संसद ही इस बारे में कानून बना सकती है, और सीएए वहीं से बना हुआ कानून है। अमित शाह ने आगे कहा, हम पूरे देश को जागरूक करेंगे जिससे वापस लेने वाले लोगों को कोई स्थान ही ना मिले जो वापस लेने की बात कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर ने भी कहा था। संविधान के अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे गए हैं, आर्टिकल 14 का बार बार हवाला दिया जाता है। साफ तौर पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा यह कि कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। याद कीजिए, यही तर्क दिया गया था आरक्षण लागू करने के लिए जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी। सीएए आदिवासी क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को कमजोर नहीं करेगा या नहीं बदलेगा, अमित शाह ने बिल्कुल साफ किया। सीएए पर विवादित बयान को लेकर इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चौतरफा आलोचना हो रही है। केजरीवाल ने बयान ही ऐसा दिया है कि केजरीवाल के बयान को लेकर के हिंदू शरणार्थी भड़क गए हैं और सीएम आवास को घेर कर उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। केजरीवाल बता रहे थे कि सीएए से देश में चोरी, डकैती, रेप ये सब बढ़ जाएगी, और उधर ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में हम डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल 2 टूक बात की, साफ तौर पर बात की। तो जरा सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर क्या कुछ कहा, देखते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा, हम देश के लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीएए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले, इस स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं। वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है। स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में आज वो विभाजन के कारण देश से कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिन लोगों पर धार्मिक प्रताड़ना होने के कारण जो भारत की शरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्पष्ट है और इसलिए ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ने वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं।
उन्हें पता नहीं है कि ये लोग भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं। जुड़ते हैं अपने संवाददाता गौरव श्रीवास्तव से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव श्रीवास्तव इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, जिस तरह से सबसे पहला हिस्से में तो मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि जिस तरह गृह मंत्री ने तमाम भ्रम को दूर किया है, दो टूक बात की है, ये जो बातचीत गृह मंत्री ने की है उस बातचीत में उन्होंने सारी स्थितियों को साफ करते हुए ये कहा है कि विपक्ष इस मामले में भ्रम फैला रहा है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये कोई कानून वापस होने वाला नहीं है। क्या गृह मंत्री के इस जवाब के बाद जहां पर जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाना चाहिए गौरव? उसके बाद फिर मैं आऊंगा कि केजरीवाल किस तरह से अपना बयान देकर फंसे हैं। बिल्कुल, वो भ्रम भी दूर होगा क्योंकि आशा की और उम्मीद की एक नई किरण सामने आई है। सीए को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि जो स्थितियां थी और उसमें अब जब ये बड़ा फैसला सामने आया है तो उससे लोगों की जो उम्मीदें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए यहां पर लोग हैं, और ये वो लोग भी हैं जो आज प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उसको लीड कर रहे थे। क्या कुछ रहा, आइए इन्हीं से बात करते हैं और अपने दर्शकों तक इनकी बात पहुंचाते हैं। जरूर। तो आप बताइए कि किस तरह से, जैसे जो बात अभी तक निकलकर सामने आई है सीए को लेकर, कितनी उम्मीदें और जीवन में कितना बड़ा बदलाव आने वाले समय में आप नजर आएगा आपको? देखो, सीए एक नया जीवन हमें मिला है। इन परिवारों के, इनकी पीड़ा और दर्दों को जो न्याय हमें मिला है वो हमारे जीवन में पाकिस्तान में नहीं मिला हमें न्याय। जो न्याय यहाँ नागरिकता का हमें मिला है, और हमारे बच्चों का भी भविष्य बन जाएगा। पढ़ाई लिखाई जो भी है हमारी प्रॉब्लम ये अब सोल्व हुई है। हम बड़े चिंता में थे, हम ये कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान भेज देंगे जहाँ हमें यहाँ पे कोई अधिकार नहीं देंगे, मगर अब ये हमें विश्वास हुआ है कि हमारे बच्चों का जीवन अब बन गया। गौरव, एक बार जरा उनसे जरूर आप पूछिए, वहां पर प्रदर्शन कैसा रहा आपका प्रदर्शन? और जी एक बार जरा उनसे पूछिए कि इनका पाकिस्तान में कहां से इनका ताल्लुक था, क्या कुछ इनके ऊपर पाकिस्तान में गुजरा जिसकी वजह से इनको अपना वो वतन छोड़ करके यहां आने के लिए मजबूर होना पड़ा? जी बिल्कुल। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग सिंधु से हैं, पाकिस्तान से, और आगे अपनी पीड़ा भी बताएंगे कि किस तरह की प्रताड़ना इन्हें वहां झेलनी पड़ी। किस तरह की प्रताड़ना आपको वहाँ पे हमारे हिंदू वहाँ पे बेचारे 1947 के बंटवारे के बाद प्रताड़ना वहाँ झेल रहे हैं। वहाँ पे हर हमेशा कर्ज में हमारे हिंदू डबो रहते हैं। हमारे हिंदू की बहू बेटियों पे वहाँ पे अत्याचार होती है। लगता है गौरव से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करेंगे कि फिर से गौरव से जुड़ें और इस पर बात करें। गौरव, दरअसल हमें उनसे बात करवा रहे थे जिन्होंने इस मुद्दे पर आज सीएम केजरीवाल के आवास को घेर कर प्रदर्शन किया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सताए हुए लोग हैं, सताए हुए वैसे लोग हैं जिन्होंने अपना घर बार संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया और यहां भागने के लिए, यहां आने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे लोग, इन लोगों को नागरिकता देने का कानून है सीए। और कुछ नेता, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कह रहे हैं कि इनके आने से चोरी, डकैती और रेप बढ़ जाएंगी, जबकि गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये तो पहले से रह रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो 31 दिसंबर 2014 तक यहां आ चुके हैं, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान सीए में है। क्या इनके आने से यहां चोरी, डकैती, रेप बढ़ गए हैं? और सच मायने में गृह मंत्री ने आईना दिखाने का काम किया कि जिनके ऊपर रेप, चोरी, डकैती के आरोप लगते हैं उनको तो आप बचाने का काम करते हो, उनके बारे में तो आप कभी बात नहीं करते। उनके लिए आप तमाम कार्ड बनवाते हो ताकि वो आपके वोटर बन जाएं।
ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया और साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो केजरीवाल की चौतरफा आलोचना हो रही है। बहरहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर जैसा कि हमने बताया था कि आज की खास चर्चा ये है कि कांग्रेस क्या चुनाव लड़ने की तैयारी के बजाय बहानों की लिस्ट बना रही है क्या? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं। क्या कांग्रेस आर्थिक संकट से जूझ रही है? अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पैसे की कमी का एक बार फिर से रोना रोया है। कांग्रेस जैसी पार्टी पैसे की कमी का रोना रो रही है। पार्टी अध्यक्ष ने दावा कर दिया है कि दान के पैसे को बीजेपी ने फ्रीज करवा दिया है। अब इस मामले में अदालत भी गई थी कांग्रेस, तो हम आपको बताएंगे। खड़गे ने लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस को जीत दिलाने का आह्वान किया। लोगों से यह आह्वान किया कि कांग्रेस को जिताइए, तभी लोकतंत्र और संविधान बच पाएगा। जबकि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, उस पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को लगाई थी फटकार। कहा था, पूछा था, 3 साल से क्या सो रहे थे? अभी चुनाव के समय आप इस तरह का रोना रो रहे हैं। दरअसल 135 करोड़ रुपए के बकाया फंड को लेकर साल 2021 में इनकम टैक्स ने यह कार्रवाई की थी, तो 3 साल तो हो गए, लेकिन तब पार्टी ने कोई पहल नहीं की। अब चुनाव के समय कह रही है कि हमारा तो अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो हमारे पास पैसा नहीं है। और इससे पहले भी कांग्रेस ने इनकम टैक्स पर यूथ कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करने का आरोप लगाया था, लेकिन उसमें बाद में सच्चाई सामने आई थी। बाद में क्या कहा? बाद में कहा गया कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने फ्रीज अकाउंट पर रोक हटा दी है। तो इसमें कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस कि पार्टी खुद के फंड मैनेजमेंट में चूक करती है और आरोप ट्रिब्यूनल पर लगा देती है। ऐसा क्यों? क्या इन सब के पीछे बहाना है? कभी ईडी, कभी सीबीआई पर निशाना, कभी लोकतंत्र पर बंदिश का आरोप। चुनावी एजेंडे में आरोपों की ही भरमार है क्या? क्या इसी पर चुनाव लड़ना है? लेकिन पार्टी अध्यक्ष खड़गे खुद क्यों नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? क्या नहीं लड़ने की वजह सिर्फ उम्र ही है? अब बात खड़गे की नहीं है, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता। इंडी गठबंधन क्यों नहीं चल पाया, यह भी एक सवाल है। सीट शेयरिंग का मामला क्यों अटका हुआ है? आगे हम अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे भी कि बिहार और महाराष्ट्र में किस तरह अटका हुआ है मामला, और भी कई राज्यों में। क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं सीनियर नेता? तो घर दुरुस्त करने के बजाय क्या सिर्फ आरोप से बात बन जाएगी? क्योंकि कांग्रेस यही कर रही है। 2019 के आम चुनाव में भी कांग्रेस ने यही की थी, आरोपों की एक लंबी सी फहरिस्त बना रखी थी। तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के खाते बंद होने पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी का खाता बंद कर दिया गया है। अगर हमारे 200 से 300 करोड़ रुपए रोक दिए जाएंगे तो चुनाव कैसे होंगे? हमारे पार्टी का अकाउंट्स बंद कर दिए और इलेक्शन है, अब चल रहा है। अगर हमारे 200-300 करोड़ रुपए बंद कर दिए तो इलेक्शन कैसा करना है? और उसके अलावा हमारा 4 अकाउंट है यूथ कांग्रेस का, उन्होंने सीज किया, बंद किया, महिला कांग्रेस का किया, दिल्ली का किया, एआईसीसी का किया। हर अकाउंट अगर बंद करे तुम और बैंकों से चेक ऑनर नहीं करने दिए तो इलेक्शन, ये फेयर इलेक्शन होता है? तो इसका मतलब क्या है कि हमको पैसे से तंग करना, और पहले ही वो जो ऐसे जुमले बनाते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ, अब पैसे के साथ वो खिलवाड़ा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कितनी सच्चाई है इसमें, और क्या सच में ऐसा है या फिर ये बहाना है? इसी पर आज की खास चर्चा है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में जयराम विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका भी रंजीत कुमार मिश्रा जी। मैं
चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, सीधा सवाल बिना घुमाए फिराए मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अभी से एक जिसे कहते हैं ना कि सेफ डोर, हाँ, मतलब वो रास्ता तलाश रही है क्या इस तरह की? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बात कही है उसके आलोक में भी क्या अभी से कांग्रेस इसके लिए मूड बना रही है, एक रास्ता तैयार कर रही है कि अगर 2024 में किसी भी वजह से कामयाबी नहीं मिली तो कम से कम ये सारी बातें गिना देंगे? लालजी, शायद आपको याद होगा कि ये कहावत काफी मशहूर था 90 के दशक में, खाता न वही जो सीताराम जी कहे वही सही। ये तो बहुत उस समय तो जो केसरी कहे वही सही, उस समय भी यही बात होती थी कि कोई खाता वही नहीं है। जो सीताराम केसरी उस समय में ट्रेजरर हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने जो कहा वही खाता है, वही अकाउंट है। तो क्या कमोबेश कांग्रेस पार्टी का वही अकाउंट मैनेजमेंट है? तो आज देखिए अजय माकन वहाँ कांग्रेस के ट्रेजरर हैं और उस बात को तो जवाब उनको देना चाहिए कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट जिसको कहते हो जी, उस मैनेजमेंट में आपका ऐसा था कि 2021 का इनकम टैक्स का ये नोटिस था और उस नोटिस को आपने कभी संज्ञान में नहीं लिया। और जब ट्रिब्यूनल में उस चीज़ का फैसला, आपको कम से कम 3 अकाउंट जो यूथ कांग्रेस के और 1-2 अकाउंट को आपको फ्रीज करने की बात हुई, तब आप ये मीडिया में सीधे लेके आए कि बीजेपी ने हमारा ये सारे अकाउंट फ्रीज करवा रहा है। ये एक ट्रिब्यूनल है और ट्रिब्यूनल का जब कई ट्रिब्यूनल को हम जानते हैं कि एक स्वायत्त संस्था होती है सारी चीज़ें के लिए, चाहे जितने भी ट्रिब्यूनल है देश में, आप सीधा उसको बीजेपी के लेके आ गए। और जब आपको ट्रिब्यूनल से ये नहीं राहत मिली तो आप फिर हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि 3 साल से आप क्या कर रहे थे, आप सोए हुए थे क्या? तो अब जब इस चीज़ की आप एक हाई कोर्ट में भी है, पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जो उनके कुछ अकाउंट 1-2 अकाउंट जो फ्रीज हुए हैं। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष ये पैसा न होने का रोना रो रहे हैं और एक इमोशनल एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए लोगों को बता रहे हैं कि ये बीजेपी का जो संविधान को बचाने के लिए जो हम सामने आए हैं उसके खिलाफ में आप उसको सपोर्ट कीजिए, उस तरह से आगे बात करते हुए वो अपने सीट के लिए भी बोलते हैं पब्लिक को कि भाई हम उस सीट में हम जीत नहीं पाए पिछली बार, इस बार आप जिताइए। इंटरेस्टिंग ये है कि इस बार वो अपने दामाद को वहाँ खड़ा करना चाह रहे हैं। ये अलग कहानी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से आप एक माहौल बनाते हैं, भ्रम की स्थिति बनाते हैं, आज ही भारत जोड़ो यात्रा में देखिए राहुल गांधी खुद ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं पब्लिक से, उसमें ईवीएम फेक पे नारे लगवा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपको ये बता रहा है कि आप बॉस सीरियस नहीं है। जो मिशन 2024 के लिए आप निकले थे, आज से 1 साल पहले जो आप तैयारी कर रहे थे, 28 दलों के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ आप हाथ में हाथ मिला रहे थे और लग रहा था कि देश में एक बड़ा माहौल बना जी। और ये माहौल बनाते बनाते आज अगर आप इस चार्जशीट पे आ गए और आप अगर आरोप पे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और एक तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, चाहे वो सीए का मामला हो, आईटी का मामला हो, चाहे वो ईडी और सीबीआई का मामला। ठीक है, मैं जयराम विप्लव जी के पास आऊं उससे पहले मैं जाना चाहूंगा प्रोफेसर रणजीत कुमार मिश्रा जी के पास। प्रोफेसर मिश्रा, सीधा सा सवाल, वही वाली बात कि देखिए ये कब पता चला कि इस तरह की कोई खाते में, क्योंकि ये 2021 का मामला है, 2024 में आकर के इसको आप मुद्दा बनाते हैं जबकि तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। आप अदालत गए भी, अदालत से आपको जो बातें कही गई वो भी सबके सामने है। तो सवाल ये है कि क्या, सीधा सवाल यही कि एक और रास्ता तलाश रहे हैं क्या? चुनाव अगर मान लीजिए लड़ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ लड़िए, लेकिन इन सब बातों को लेकर के क्या अभी से कोई तैयारी चल रही है कि अगर सफलता नहीं मिली तो ये सब बातें गिना देंगे? देखिए, आपने तो पहले सवाल करने के पहले ही इतने निर्णय सुना दिए कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये निर्णय नहीं, चर्चा है। और पहले ही आप लोगों ने निर्णय सुना दिया। ये निर्णय नहीं, चर्चा है। नहीं, ठीक है। इस चर्चा में आप भी शामिल हैं, आपके पास भी पूरा मौका है, पूरी बात रखिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, और जजमेंट तो सुनने की आदत है हमें, इसलिए कोई बात नहीं। देखिए, जैसे कि हमारे आदरणीय नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए हमारी पार्टी का फ्रीज किया गया और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि हमारे यहाँ यूथ कांग्रेस का अलग अकाउंट है, महिला कांग्रेस का है, दिल्ली कांग्रेस का है, एआईसीसी का अपना अकाउंट है।
तो अगर आप चुनाव के समय में इस तरह के अकाउंट को फ्रीज कर देंगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल पे चुनाव लड़ती हो वो आखिर कैसे चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह का चुनाव क्या निष्पक्ष चुनाव होगा, ये उन्होंने सवाल उठाया। दूसरा, हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, तो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित किया और फिर उसके बाद जब उनको निर्देश मिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप उसको पूरी तरह से चुनाव आयोग को सौंपे, तो सारी जानकारी तैयार थी, फिर सरकार क्यों छुपाना चाह रही थी, फिर यो क्यों कहा गया कि हमें 4 महीने का वक्त चाहिए। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सख्त हुई तो उसको आई थी कि स्विस बैंक में जो काला धन है वो लाएंगे और जो यहाँ का सफेद धन है उसके आंकड़े को भी छुपाने में प्रोफेसर मिश्रा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा हूँ। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम लोगों ने अलग से काफी चर्चा की है, लेकिन सवाल यही उठता है जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप असंवैधानिक कह रहे हैं वही इलेक्टोरल बॉन्ड आपने भी लिया है ना, कांग्रेस पार्टी ने भी वही असंवैधानिक बॉन्ड लिया था ना। मैं वही कह रहा हूं कि उसमें कभी आंकड़े भी आप देखिए कि 57% केवल बीजेपी को मिलती है, क्योंकि आप राजनीति भी देख लीजिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसी हिसाब से आप जानते हैं चंदा उसी हिसाब से दिया जाता है। हमारे टेलीविजन में भी कहा जाता है जिसकी टीआरपी ज्यादा उसको ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं। नहीं, अगर ऐसी ही पारदर्शिता की बात थी तो फिर सरकार आंकड़े को क्यों छुपाना चाह रही है? सरकार नहीं, एसबीआई ने डेटा दे दिया है। आज 15 मार्च है ना, आज चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा सब कुछ। यही मैं कह रहा हूं, तो आखिर 4 महीने का वक्त क्यों मांगा जा रहा था? उस समय मैचिंग की बात थी, उस समय मैचिंग की बात, एसबीआई ने मैचिंग का तर्क देकर कहा था कि मुझे मैचिंग करने के लिए चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आपको मैचिंग कराने की जरूरत नहीं है, तो हो गया, डेटा दे दिया उन्होंने। खैर वो तो एसबीआई की बात है। जो सरकार स्विस बैंक के काले धन पे बात कर रही थी, हाँ। वो भारत के सरकारी बैंक के आंकड़े को भी छुपाने में लग गई। तो ये कहाँ का लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को 57% चंदा मिल रहा है, वहां दूसरे को 9% मिल रहा है। एक बात और वो भी जो 9% मिल रहा है, ये आप अकाउंटेड चंदा की बात कर रहे हैं, अनअकाउंटेड चंदा की भी बात कर लीजिए कि किस पार्टी को कितना % मिलता है और उसमें कौन सी पार्टी आगे। खैर आज हमारी बहस का विषय वो नहीं है, मैं लौटता हूं आपके पास और मैं सीधा आपकी चिंता को जयराम विप्लव को ट्रांसफर करता हूं। जयराम जी, क्या आप इनकी पार्टी को परेशान कर रहे हैं, इनके फंड को रोक करके, इनके फंड को फ्रीज करवा करके? सीधा आरोप आपके ऊपर है, इसलिए आप ही जवाब दीजिए। देखिए, इनके एक साथी हैं इंडिया अलायंस में जो अरविंद केजरीवाल, उनका एक बहुत प्रिय खेल है जो शायद अब राहुल गांधी और उनकी टीम भी उसको सीखने में। आप हिट एंड रन की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ऑड इवन की मैं बात कर रहा हूं। ऑड डे में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अच्छा होता है और इवेंट डेज में वो खराब हो जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे इनको सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका सब में आस्था है, लेकिन वही कोर्ट जब इनको फटकार लगाते हुए इस मामले में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इनको पूछता है कि आपने इनकम टैक्स के चीजों का उत्तर क्यों नहीं दिया और 3 साल तक आप कहां सोए हुए थे? इतनी बड़ी लापरवाही क्या केवल इसीलिए की गई कि अगली जो ये जो 14वीं बार राहुल गांधी के रिलॉन्च का प्रोग्राम है वो जब फेल हो जाए तो एक अच्छा खासा बहाना आप बना सके जनता के सामने कि साहब हमारे पास तो बड़ी पैसों की कमी हो गई थी, फंड की दिक्कत थी। दूसरा, कोई भी पार्टी, यानी आप किसी भी तरह से इनको परेशान नहीं कर रहे हैं, इनके अकाउंट पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, ये बिल्कुल आप साफ कर रहे हैं। मैं तो केवल फैक्ट्स की बातें कर रहा हूं। हाँ। ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, कोर्ट के समकक्ष होता है, स्वतंत्र संस्था स्वायत्त होती है, ये सब कोई जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एसबीआई ने जो कुछ कहा वो भी एक स्वतंत्र संस्था है, सरकार ने कोई उसमें वक्तव्य नहीं दिया। हाँ। तो जो बातें हम रख रहे हैं वो फैक्ट्स के आधार पर हैं। आज सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का पर्सनल अकाउंट और पर्सनल मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है। एक नेहरू परिवार जो पिछले 3 पीढ़ियों से किसी भी काम की जानकारी वो जनता को नहीं दे पा रहे हैं कि वो कौन सा व्यवसाय करते हैं,
लेकिन उनका जीवन सब कुछ ठीक चल रहा है। वो 4,000 रुपये जो राहुल गांधी ने निकाले थे नोटबंदी के टाइम पे 3 साल से उसी में खर्चा चल रहा है। तो पर्सनल फंड की मैनेजमेंट तो बहुत अच्छी है, लेकिन पार्टी की मैनेजमेंट ये अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उसी दीनदयाल उपाध्याय पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, इनका भी एक आलीशान कार्यालय भाजपा कार्यालय से भी बड़ा बनकर तैयार है। अब वो उसके गृह प्रवेश का तिथि तय नहीं कर पा रहे, वहां पर उनको कार्यकर्ता बिठाने के लिए नहीं मिल रहे, वहां पर मैनेजमेंट का काम नहीं कर पा रहे, तो दोषी हम नहीं है। यानी आपका कहना है कि भाई इनके प्रॉब्लम इनके मैनेजमेंट में है, प्रॉब्लम इनके मैनेजमेंट है। मैं लौटता हूं आपके पास विनोद जी। जो तर्क प्रोफेसर मिश्रा दे रहे हैं, प्रोफेसर मिश्रा ने जो बातें की, आपको लगता है कि यही बातें, अगर इसमें दम है, इन्हीं बातों को लेकर अदालत जाया जा सकता है? गए भी होंगे दिल्ली हाईकोर्ट, जब गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने जब बात की तो जरूर कांग्रेस इन फैक्ट्स को, इन बातों को लेकर गई होगी जो तर्क आज हमारे प्रोफेसर मिश्रा दे रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये मोटे तौर पर एक, जिसे कहते हैं ना कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है क्या कांग्रेस की तरफ से? नहीं देखिए, मैं आपने बहुत सही कहा था प्रोफेसर साहब को। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा ये भी आप देख लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पार्लियामेंट से बना हुआ कानून था और उस समय में ये था कि चुनाव में जो ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। हमसे शायद वो बेहतर जानते होंगे, पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनकी पार्टी के लोग भी उस समय में अपनी सहमति उसमें दिखाई थी। ऐसा नहीं होगा कि उनके पार्टी ने वर्कआउट किया था कि भाई ये बात गलत हो रही है। हर पार्टी को ये जो था कि एक उसको ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई थी कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ये तभी आएगी जब कोई इंडस्ट्रीज है या कोई भी लोग जो चंदा दे रहे हैं उन पे दूसरी पार्टियों में ये नहीं लगना चाहिए कि कल के पार्टी दूसरे लगेगा कि उन्होंने इस पार्टी को इतना फंड दिया और कोई बदले की कार्रवाई करे। ये उसमें खास आपको समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने पार्लियामेंट के पटल पे ये सारी बातें रखी थी, उनको भी शायद याद होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात तो ये है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड में उनको भी मुझे लगता है कि 1,130 करोड़ रुपए मिला है। जिस बात की जानकारी इन्होंने पार्टी की तरफ से भी दी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड में है। 1,130 करोड़ रुपया जो कांग्रेस पार्टी को मिली है उस बॉन्ड से, अगर ट्रांसपेरेंसी वो चाहते हैं, उनको तो मालूम है कि किन लोगों ने इनको दिया है, वही पहले सार्वजनिक कर ले। क्यों वो सुप्रीम कोर्ट गए थे नाम बताने के लिए, और क्यों SBI पे ये दबाव डाल रहे थे, वो खुद बता सकते हैं। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को बताएं कि देखिए फला फला कंपनी ने मुझे इतने पैसे दिए हैं। तो ये व्यवस्था तो जयराम जी के पार्टी पे भी होगी कि अगले दिन उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये पार्टी ने हमें भी दिए। तो ये जो गिमिक है, आप जो पॉलिटिकल एक बनाते हैं उस चीज को, मुद्दे गढ़ते रहते हैं रोज, इसके कारण आप एक फहरिस्त तो बनाते हैं जी, लेकिन आप जमीन पर जब आप लोगों के बीच ले जाते हैं तो बात नहीं टिकती है। ठीक है। जैसे आप 2019 में भी इसी तरह के चार्जशीट में पहला चार्जशीट आपने लाया था चौकीदार चोर करके, और उसका नतीजा आपने देखा कि क्या कर गया था। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपका ग्राउंड कनेक्ट बिल्कुल नहीं है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, मैं रजनी जी को पूछूं कि एक दौर का तो भारत जोड़ो यात्रा हो गया खत्म, उस पर 74 करोड़ रुपए खर्च हुए, पार्टी ने अपनी जानकारी में बताया जी। तो 74 करोड़ रुपए पार्टी का जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पे खर्चा हुआ, अब इस बार का अगर मिला ले तो 200 करोड़ रुपया दोनों यात्रा पे उनका लगभग खर्च है जी। लेकिन इस 200 करोड़ रुपए भारत जोड़ो यात्रा खर्च करके उन्होंने जनता के बीच जाके क्या खोजा भारत में, क्या भारत के लिए दिया? सिर्फ आरोप। और आज अगर वो महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि हमें EVM पे भरोसा नहीं है, तो इस बात को उस भारत जोड़ो यात्रा से क्या लेना देना होता है, और किस तरह से वो सिर्फ बीजेपी RSS को ही अगर एक तरह से अपने भाषण में अपने चीजों में रखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आप बताइए ये काम तो 10 जनपद से भी वो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। मैं प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी के पास चलता हूं। प्रोफेसर मिश्रा, जो बातें अभी आ रही हैं, देखिए चाहे आप ये अकाउंट की बात उठाएं, EVM की बात उठाएं, EVM की जब कोई भी बात उठाता है ना, तो ये सबसे पहले बात ये होती है, शायद लोग जो हैं इन मुद्दों को सुन सुन करके ना थक चुके हैं, क्योंकि उसी EVM से जब चुनाव होता है तो आप हिस्सा भी लेते हैं, आप कर्नाटक में, तेलंगाना में सरकार भी बनाते हैं, हिमाचल में सरकार भी बनाते हैं, फिर जो है राहुल गांधी उसी EVM का रोना शुरू कर देते हैं। बात यहां पर यह है कि इस समय जब चुनाव सिर पर है, कांग्रेस का अपना इंडी गठबंधन का पूरा जो फॉर्मूला होना चाहिए था सीट शेयरिंग का, अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाने का, उस पर बात नहीं हो रही है। उस पर जो है कांग्रेस को बढ़ना चाहिए था। एक प्रमुख विपक्षी पार्टी को कोई भी लोकतंत्र में यह देखना चाहेगा कि वो एकदम गंभीरता से, मजबूती के साथ चुनाव लड़े,
लेकिन वो शायद नहीं हो पा रहा है और ये सब बातें हो रही हैं। प्रोफेसर मिश्रा, देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है और अभी विनोद जी कह रहे थे नैरेटिव सेट करने की बात, तो नैरेटिव तो देश की समस्याओं से सेट होता है। अभी किसान हमारे आज भी दिल्ली में है, पता होगा आप लोगों को। ये अलग बात है कि आप लोग दिखाते नहीं है उन खबरों को आजकल, लेकिन ये देखिए कि किसान महीनों तक दिखाते हैं, हम लोग खबर भी दिखाते हैं, चर्चा भी करते हैं उस पर। नहीं, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई और इस सरकार ने सुध नहीं ली और अंत में उन तीनों काले कानूनों को निरस्त करना पड़ा। तो ये 700 का आंकड़ा कहां से आया? बेटी पढ़ाओ और भारत की बेटियां अपना मेडल माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के आगे फेंकने को विवश हो गई, वो मुद्दा इनको नहीं लगता है। इनको ये मुद्दा नहीं लगता है कि अगर 60,000 का पद निकलता है उत्तर प्रदेश में तो 50 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। और मैं आपको विनोद जी की तरफ से जवाब दे देता हूं कि जितने मुद्दों का आपने जिक्र किया है, हमने सारे मुद्दों पर चर्चा की है। ये बात अलग है कि आज की चर्चा का मुद्दा अलग है। मैं आपको अपनी तरफ से गारंटी देता हूं। करने के लिए कांग्रेस को इस अकाउंट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ये देश के सामने रखा गया है। देखिए प्रोफेसर मिश्रा, बात करने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कुछ कह रहे हैं तो हमारे लिए वो एक गंभीर बात है, इसीलिए बात करने की जरूरत महसूस हुई। यही मैं कह रहा हूं कि ये गंभीर विषय इसलिए भी है कि भारत। प्रोफेसर मिश्रा, बात पूरी कीजिए। लगता है फिलहाल उनका कुछ तकनीकी समस्या आई, फिर उनसे हम जरूर जुड़ेंगे। इस बीच जयराम विप्लव जी हाथ उठा रहे थे। जयराम विप्लव जी, आप जो बातें कह रहे हैं प्रोफेसर रणजीत कुमार मिश्रा जी, उसको लेकर के जो भी आरोप वो लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या उस पर सफाई देना चाहती है, क्या पक्ष देना चाहती है? आप रखिए बात। देखिए, एक सबसे बार बार मैं ये चीज देखता हूं कि डिबेट में जब प्रवक्ता हमारे साथ होते हैं तो वो बहुत अच्छा गुड़ बनाने का प्रयास करते हैं, गुड़ बनाते हैं, मिठास लाते हैं, मुद्दों की बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके नेता जब मंचों पर होते हैं, रैलियों को संबोधित करते हैं, यात्राओं में जाते हैं, इन मुद्दों की एक बार चर्चा करते हैं क्या? वहां पर वो सनातन विरोध की बात करते हैं, वहां वो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विरोध की बात करते हैं, वहां ईवीएम को गलत ठहराने की बात करते हैं, वहां वो जाति, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, भारत को टुकड़ों में बांटने की बात करते हैं। ये राजा के बयान को मैं लूं या राहुल गांधी के बयान को, राहुल गांधी यात्राओं में क्यों नहीं ये मुद्दे उठाते? सवाल तो यही है कि राहुल जब रैली करते हैं, महंगाई की बात करने लगते हैं, हिंदुत्व और आरएसएस की, तो समस्या राहुल गांधी के साथ है। अब उस समस्या का परिणाम क्या होता है? इन्होंने कहा कि 57% इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को ही क्यों मिला? अरे भैया, इसीलिए मिला कि अभी ताजा चुनाव लोकसभा का तो 2019 में पीछे हुआ है। उस चुनाव में 45% जनता ने मतदाता के रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वोट दिया। आप ये बात कह सकते हैं क्योंकि आपकी कई राज्यों में सरकारें भी हैं। और कांग्रेस पार्टी को महज 20% से भी कम वोट मिले, तो वोट भी जिनको मिल रहा है उन्हीं को जनता चंदा भी देगी, उन्हीं को बाकी लोग भी चंदा देंगे। और इस पारदर्शी सिस्टम के तहत आप सब लोग जुड़े थे ना, और अगर आज ये सिस्टम गलत माना जा रहा है, गलत, इस व्यवस्था के तहत कांग्रेस पार्टी ने भी 1000 करोड़ रुपए, मैंने ये बात कही, करोड़ रुपए हमने ये बात कर दीजिए ना। हाँ, ठीक है, जमा कर दीजिए वो रुपए। प्रोफेसर रणजीत मिश्रा फिर से जुड़ गए। नहीं जुड़ना चाहते, हम ईवीएम के चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट मैंने बोला, मैंने ये बात खुद ही कही, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखे, लेकिन जो बातें जनरल हैं वो तो कोई भी बोल सकता है। प्रोफेसर रणजीत मिश्रा फिर से जुड़ चुके हैं, उनका पक्ष ले लेते हैं। प्रोफेसर रणजीत मिश्रा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ईवीएम पे तो इनके जो सर्वोच्च नेता थे आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने तो पुस्तक लिख के ये कहा था कि 2009 में नहीं, जब दुनिया के विकसित देशों में ये नहीं चल पाया तो भारत में क्यों चल रहा है? उस पे कांग्रेस की तरफ से नहीं, इनके अपने जीवीएल नरसिम्हा ने किताब भी, पुस्तक भी लिखी थी। मैं एकदम बता रहा हूं ना, आपकी बातों के साथ ही बात मिला रहा हूं। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा, उसके बाद कितनी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, वीवीपैट का प्रावधान हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी बार सुन चुका है, ये सब भी रखिए, पूरी बात रखिए।
देखिए पूरी बात में ये भी बात आपको बताना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस जब मुख्य चुनाव आयुक्त से समय मांगा वीवीपैट को लेकर, आज तक समय नहीं मिला, ये भी फैक्ट है। ठीक है ना? तो अगर आप निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं तो आपको विपक्षी गठबंधन को भी समय देना चाहिए, सुनना चाहिए, और ये तो चुनाव आयोग की बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। तो आखिर अभी क्यों नहीं सुना जा रहा है? मैं ये कहूंगा कि अगर सवाल उठेंगे, अगर चुनाव आयोग ने, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अभी ये कह रहे थे बहुत पारदर्शिता की बात, अभी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में वो आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो गया ना, उसमें जो फैसला हुआ वो लागू हुआ ना, हो गया वो लागू। कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूं कि हमेशा दरवाजा खुला हुआ है प्रोफेसर मिश्रा, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर कोई आपत्ति है तो उसका समय, आप कह रहे हैं चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया, मैं कह रहा हूं कि उसके लिए व्यवस्था है, आप वो रेमेडीज में जा सकते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी व्यवस्था है, आप जाइए। आप कोई छोटी सी टिप्पणी विनोद जी करना चाह रहे हैं? विनोद जी, देखिए मैं आपको पहले ही एक चीज के लिए आपसे आग्रह किया था कि सिर्फ नैरेटिव की से बात अगर बनती तो राहुल गांधी कब के पीएम बन गए होते। ठीक। काउंटर नैरेटिव के लिए आपके सामने में वो भी तर्क सुनने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि जब चुनाव आयोग पे आप सीधे सीधे एक इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठाते हैं, बिल्कुल, तो शायद आप इस बात को भूल जाते हैं कि चुनाव आयोग ने एक डेट दी थी सारे पॉलिटिकल पार्टियों को चैलेंज के लिए। और वो चैलेंज था कि आप आओ और चुनाव आयोग के सामने हैक करके दिखाओ। अब क्या बात करते हैं इन सब चीजों को लेके? आप कह रहे हैं कि आज चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त समय नहीं दे रहा है। तो ये सब नैरेटिव्स देने के समय में आप जिस तरीके से एक भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, वो कम से कम आपको बीजेपी प्रवक्ता बेहतर जवाब। जयराम जी कुछ एक छोटी सी टिप्पणी करना चाह रहे हैं? मैं छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं कि आज मोदी जी का दौर है, लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि हम कानून और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी सब है, बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल, और उसको इसलिए ये नहीं चलेगा। बस 5 लाइन, 5 सेकंड, बस ये नहीं होता है आज के दौर में कि बतौर प्रधानमंत्री मेरे ऊपर शिकायत हो जाए, कोर्ट हमको खारिज कर दे और इंदिरा जी की तरह हम इमरजेंसी लागू कर दें। ठीक है, चलिए, अभी वो इमरजेंसी का दौर नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच है। आप भी कुछ एक लाइन जोड़ना चाहते हैं, जोड़ लीजिए प्रोफेसर मिश्रा। बस मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र का चीरहरण, चाहे वो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हो, इंदिरा गांधी जी ने ये देखें, ये चीज जो है ना, एक दिन आप कहेंगे कि बिक गया, राज्यसभा सदस्य बनेगा, राज्यपाल बनेगा, दूसरे दिन कहेंगे वाह वाह जिंदाबाद। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं। संस्थाओं पर भरोसा रखिए, सब लोग मिलकर संस्थाओं पर भरोसा रखिए, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से समय की कमी है अभी, फिर हम लोग कभी चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जयराम विप्लव जी जुड़ने के लिए, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज की कुछ और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प, विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह, फंसा।
अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर कहां कहां पेंच फंसा हुआ है, और ये खास तौर पर जो विपक्षी गठबंधन है उसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिहार और महाराष्ट्र को लेकर एनडीए में तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय माना जा रहा है, और कुछ खबरें भी आ रही हैं कि एनडीए ने फॉर्मूला निकाल लिया है। सीटों की संख्या भी सूत्रों के मुताबिक आ रही है, हम बताएंगे आपको। तो बिहार की बात करते हैं कि सीटों को लेकर जो चिराग पासवान से सहमति बन गई है, अब उसके बाद सिर्फ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है, वो कभी भी हो सकता है। बिहार के लिए कहा जा रहा है कि फॉर्मूला बन चुका है। चिराग पासवान संतुष्ट दिखाई भी दे रहे हैं। चिराग के महागठबंधन में जाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन कल जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और सारे अफवाहों पर विराम लग गया। चिराग ने साफ कहा कि कोई चिंता नहीं है, 40 की 40 सीटें जीतने के लिए हम लोग पूरा जोर लगाएंगे। तो सारे अफवाहों पर विराम लग गया। अब महाराष्ट्र की बात कीजिए। उधर बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक। हालांकि देखिए, औपचारिक तौर पर ऐलान होना अभी बाकी है। ये हम आपको बता देते हैं कि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। पार्टी ने कल दूसरी लिस्ट इस बीच जारी कर दी, महाराष्ट्र की भी। तो उसमें वरिष्ठ मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान भी किया। पीयूष गोयल हैं, नितिन गडकरी हैं, इन सब के नामों का ऐलान हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र में 31 सीटों पर, शिवसेना शिंदे की गुट 13 सीटों पर और अजीत पवार की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। ये सूत्रों के मुताबिक है फिलहाल। लेकिन महाविकास आघाड़ी जो विपक्षी गठबंधन है, वहां पर सीटों को लेकर अभी भी घमासान जारी है, और किसी फॉर्मूले की बात अभी तक सूत्रों से भी सामने नहीं आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में ही है। उसकी समाप्ति के बाद ही शायद अब इस पर फैसला हो पाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। पेंच कहां पर फंसा है? दरअसल उद्धव ठाकरे की जिद है कि उनकी पार्टी ने 2019 में 18 सीटें जीती थी, तो उससे कम तो नहीं लेंगे, उससे कम मंजूर करेंगे ही नहीं। वहीं पेंच फंसा हुआ है। प्रकाश आंबेडकर दूसरे पेंच हैं। उन्होंने नई एंट्री ने एमबीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने भी खूंटा गाड़ दिया है कि इतने सीटों पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। 2 दर्जन सीट लगभग मांग रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन शिवसेना जैसी पार्टियों ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। सहमति अभी बनी नहीं, लेकिन अपनी तरफ से एक तरफा ऐलान कर दिया कि हमारे उम्मीदवार होंगे। उधर बिहार में कांग्रेस पार्टी 15 सीटें चाहती है, जबकि आरजेडी 5 ही देने के लिए तैयार है। और यह स्थिति तब है जब अब वहां से जेडीयू निकल चुकी है। महागठबंधन की अन्य पार्टियों के दावों ने भी आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वो भी अपने लिए मांग रहे हैं सीटें। जोड़ते हैं शिशिर हमारे साथ, संवाददाता हमारे शिशिर शेलार मुंबई से जुड़ चुके हैं, और इसी पर हम चर्चा करते हैं शिशिर से। शिशिर, सबसे पहले आपसे यही बात करना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह अभी हम एनडीए के फॉर्मूले को चला रहे हैं, तो सूत्रों के मुताबिक ही ये बातें हो रही हैं, ठीक है? क्या इंडी गठबंधन के लिए क्या किसी फॉर्मूला के बनने की सूत्रों के मुताबिक भी कोई खबर नहीं आ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र की बात करें तो ऐसे में चुनाव कौन सी और कितनी जगहों पर लड़ेगी, इसकी बात में कोई स्पष्टता नहीं है। एनसीपी जो हालांकि किसी सीट पर एनसीपी लड़ेगी, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। जो शरद पवार की पार्टी, और साथ ही साथ कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी, इसकी स्पष्टता नहीं है। लेकिन जो खबर इस वक्त हमको मिल रही है उसके अनुसार जो है, इस बार कांग्रेस का जो सीट होगी शायद वो बेहद कम होगी। मतलब अब तक जितने सीटों पर कांग्रेस लड़ी है, इसको भी कम सीटों पर इस बार जो है कांग्रेस लड़ने की यहाँ पर जो है संभावना है। हालांकि ये खबर इस पर कोई स्पष्टीकरण अब तक नहीं आए, तो पुष्टि नहीं है। जैसे हमने कहा कि अब तक जो बंटवारे की बात है, सीटों के बंटवारे की बात है, इस पर अभी कोई इस वक्त जो है स्पष्टता नहीं आई। वही दूसरी ओर अगर देखिए हम खासतौर पर जो एनडीए गठबंधन है महाराष्ट्र में, वो इसकी अगर बात करें तो बीजेपी ने स्पष्ट कर दी जाए उनकी 20 सीटें कैंसिल होगी। साथ ही साथ अगर बात करें शिंदे गुप्ती में शिवसेना की और अजीत पवार गुप्ती, तो ऐसे में उनकी भी सीटें कौन सी होगी वो भी अमूमन तय यहाँ पर माना जा रहा है। कितनी सीटें जो है अजीत पवार लेंगे, कितनी सीट जो है इतना शिंदे की शिवसेना को मिलेगी, ये अमूमन तय माना जा रहा है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में ये सूत्र अब तक
जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं पाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस वक्त मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मीडिया रिपोर्ट की बात है, अब तक इसमें कोई तथ्यता नहीं है कि बड़ी खबर जो है महाराष्ट्र की राजनीति में आ सकती है। इस वक्त शरद पवार की बैठक जो है कांग्रेस नेताओं के साथ चल रही है, तो ऐसे में क्या निर्णय शरद पवार इस बैठक में लेंगे ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण है। इस वक्त हम बात करें तो राहुल गांधी महाराष्ट्र में उनकी जो यात्रा है वो भारत में इस वक्त है, और ऐसे में इस प्रकार से हालांकि हम देख पा रहे हैं कि स्पष्टता नहीं आई है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बड़ी सारी चीजें हो सकती है। दूसरी बात इसमें ये भी है कि जिस प्रकार से प्रकाश अम्बेडकर यानी वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ जाना चाहती है, लेकिन जिस प्रकार से स्वीकृति उनकी डिमांड है, हालांकि इस पर कोई स्पष्टता नहीं। इस बारे में उन्होंने पत्र भी लिखा था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, उन्होंने कहा था कि देखिए पहले आपस में आप सीधे बात कीजिए। आप कह रहे हैं कि एक बड़ी खबर आ सकती है क्योंकि शरद पवार की मीटिंग चल रही है, तो चलिए हम जरूर आपसे वो अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया, लेकिन जब वो बड़ी खबर आएगी तो जरूर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण देश के चुनाव के लिहाज से, क्योंकि एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी है। आपको याद होगा रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जो थे उनकी अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। उस समिति ने विचार किया और अपनी रिपोर्ट आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। तो पेश रिपोर्ट में दिए गए हैं अहम सुझाव। संविधान में उपयुक्त संशोधन की भी सिफारिश की गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी समिति के अध्यक्ष। और इस समिति में और कौन कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ये शामिल हैं, और इसके साथ ही समिति में हैं वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे। ये सब लोग इस समिति में शामिल रहे हैं, जिस समिति ने पूरा विचार किया। लोकसभा, विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर इस समिति ने विचार किया। तो समिति ने मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए ही ये सारा विचार किया है। यानी कि जो संवैधानिक ढांचा है उसमें कोई फेरबदल की जरूरत नहीं है। तो विचार के क्रम में समिति ने तमाम राजनीतिक दलों से भी उनकी राय जानी थी कि उनकी राय क्या है। उच्च स्तरीय समिति ने अपने रिपोर्ट में दिए हैं कई महत्वपूर्ण सुझाव, और क्या सुझाव हैं हम आपको बता रहे हैं। विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो 2029 से ही हो सकता है ये लागू। रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव करा लेने होंगे, यह भी रिपोर्ट कहती है। कुछ राज्यों का नाम लिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल ज्यादा नहीं 6 महीने बढ़ाना पड़ेगा, और जून 2029 तक इसको लागू किया जा सकता है। और जब ये हो जाता है तो उसके बाद सभी राज्यों में हो सकते हैं एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से, जो इस खबर पर हमें और ज्यादा जानकारी देने वाले हैं। शैलेंद्र, जो ये रिपोर्ट है उसकी कुछ बातें तो हमने बताई, लेकिन जो और इस रिपोर्ट का अहम हिस्सा है उसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, समिति ने इस बात को कहा है कि एक देश एक चुनाव, इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और इससे एक बहुत बड़ी बचत होगी, खर्चे की बचत होगी। और हम जानते हैं कि जो हम आकांक्षी भारत की बात करते हैं उसके कोर के तौर पर एक देश और एक चुनाव को देखा जाना चाहिए, यानी ये जरूरी है। लेकिन ये कैसे होगा? 2 चरणों में सिफारिश की है कि पहले आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराइए, और उस तरह से 100 दिन के अंदर जो म्यूनिसिपैलिटी या पंचायतों के जो चुनाव हैं, नगर निकायों के पंचायतों, उनको आप करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? देश में जो मतदाता सूची है वो एकल मतदाता सूची हो, उसके लिए जो कुछ बदलाव की जरूरत हो उस पर आगे बढ़ा जाए। अभी हम जानते हैं कि लोकसभा की अलग मतदाता सूची होती है, विधानसभा की अलग होती है, पंचायतों की अलग होती है, नगर निकायों की अलग होती है। तो कैसे एकल मतदाता सूची हो सकती है, उस पर ध्यान दिया जाए। दूसरी बात जो सबसे अहम सिफारिश है कि जिस पर सब लोग चर्चा करते थे कि आप कैसे कराएंगे, कहीं किसी राज्य में अगर सरकार गिर जाती है, कहीं त्रिशंकु विधानसभा होती है, या कहीं किसी को बहुमत नहीं मिलता है, सरकार नहीं बन पाती है, तो कहा यह गया है
कि अगर किसी राज्य में या किसी या केंद्र में सरकार गिरती है, ठीक, तो वहां पर बाकी बचे समय के लिए, समझ गया, यानी मान लीजिए कि 2 साल बाद कहीं सरकार जैसे कि मान लीजिए सांसद और विधायक का कार्यकाल होता है, उस तरह से, है ना? तो बाकी बचे, मान लीजिए कि 2 साल के लिए कहीं सरकार चलती है किसी राज्य की और वहां पर सरकार गिर जाती है, मध्यावधि चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव की तरह सिर्फ उस राज्य में चुनाव करा लिया जाए, जिससे कि 5 साल बाद जब चुनाव हो तब फिर उस राज्य में लोकसभा के साथ चुनाव हो जाए विधानसभा का, जिससे ये एक क्रम चलता रहे। चूंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है कि 3 से बार से अधिक, जब अब हम जानते हैं पूरी व्यवस्था आई थी, संसदीय प्रणाली और देश आजाद हुआ था, तब हमने देखा था कि एक दशक से अधिक समय तक साथ चुनाव हुआ था। उसके बाद मध्यावधि चुनाव की वजह से ये परंपरा अलग हो गई, तो ये हो सकता है और इससे बहुत बचत होगी, गवर्नेंस के लिए बेहतर होगा। 25 लाख जो कर्मचारी हैं, जो 2 महीने के लिए किसी न किसी साल में हम देखते हैं चुनाव होता लगे रहते हैं, उनकी भी एक तरह से देखिए, सच बात है, पूरे अमले को लगना पड़ता है चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी अच्छी तरह से आपने ये बात समझाई कि मुख्य बातें क्या हैं और किस तरह से इसको बिल्कुल ये कहा गया है कि 2029 में ही हम लोग लागू कर सकते हैं इसको। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर हम हाजिर होंगे इस वक्त लेकर, और इसी वक्त हाजिर होंगे इस वक्त लेकर। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।